नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र का महासमर। मैं हूं आपके साथ अरुण। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे आज की बड़ी राजनीतिक घटनाएं, साथ ही नजर डालेंगे दूसरे चरण के चुनाव की रैलियों पर। देखेंगे किस नेता ने क्या कहा, सत्ता पक्ष के दावे और विपक्ष के आरोप भी सुनेंगे। देखते रहिए लोकतंत्र का महासमर। यूपी ही नहीं, देश की हॉट सीट कही जाने वाली रायबरेली में लोकसभा चुनाव को लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं। देश में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन रायबरेली में अब भी संशय बरकरार है। 1952 से लगातार सबसे पहले प्रत्याशी तय करने वाली कांग्रेस अब की बार मौन साधे है। भाजपा बसपा समेत सभी दलों ने चुप्पी साध रखी है। जिले में 20 मई को मतदान और 4 जून को मतगणना होगी। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने रायबरेली जनता से जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं। साथ ही नेताओं से जाना कि आखिर टिकट बंटवारे में देरी क्यों हो रही है। हमारे यहाँ के प्रमुख मुद्दे बहुत सारे हैं। सर्वप्रथम हमारे यहाँ सड़कें अभी तक कोई दुरुस्त नहीं हुई हैं, चाहे देहात की हो चाहे टाउन की हो। और दूसरी हमारे यहाँ समस्या आवारा पशुओं की है। तीसरी समस्या हमारे यहाँ नहर की पानी की है, जो कि सांसद महोदया न 5 साल में अभी तक यहाँ आई हैं, न यहाँ के कोई भी हल हो पाया है। मेरी लोकसभा में समस्या बहुत सारी है, मगर एक समस्या सबसे बड़ी है कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है। जो पानी आ रहा है कहीं कहीं पर, उसकी समस्या इतनी है कि पानी बहुत स्लो है। इतना स्लो है कि कोई खेतों में पानी पहुंच नहीं रहा है। खाली नाम मात्र का सफाई कर लिया है जो भी है, उसके बाद में खाली पैसे की बंदरगांठ हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, दोबारा मौका नहीं। जब चुनाव 2024 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी का ही सांसद होगा, चाहे सोनिया गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी जी हो। और रायबरेली का विकास हमेशा से सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार कराया है। निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और रायबरेली का विकास जैसे पहले होता था उसी हिसाब से सोनिया गांधी जी रायबरेली का विकास कराएंगे। मैं समझता हूं इस परिवार ने सदैव ही रायबरेली अमेठी के लोगों को धोखा दिया है। आप सब ज्ञात हैं, इससे पहले अमेठी के सांसद राहुल गांधी हुआ करते थे। अमेठी वासियों ने राहुल गांधी के पिताजी को सांसद बनाया, राहुल जी को सांसद बनाया, उनकी माताजी को सांसद बनाया। इतने एहसान के बाद एक बार अगर नहीं बना पाए तो धोखा देके अमेठी वालों को छोड़ के भाग गए, वायनाड चले गए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बक चुका है। वहीं आपको बता दूं कि पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है। लेकिन अगर रायबरेली जनपद की बात की जाए, जो रायबरेली जनपद एक हॉट सीट कही जाती है, अभी भी आपको बता दूं कि यहां पर 26 तारीख को नामांकन होना है। लेकिन उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी तक किसी भी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के व्यापारी भी हैं और यहाँ की जनता भी है। मैं उनसे जानूंगा कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी यहाँ के लिए भारी होगा और अभी तक क्यों प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। मेरे साथ व्यापारी अध्यक्ष जी हैं, जो कि उनसे बात करूंगा कि बताएंगे क्या है। स्वागत है आपका। देखिए, लालगंज रायबरेली जनपद की एक बड़ी व्यापारी मंडी है और मैं यहाँ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जैसा कि 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे देश में जनता ने अपना जनमत के लिए उत्साहित है, उसको देखते हुए रायबरेली में भी चौथे चरण में मतदान 20 मई को होना है और 5वें चरण में उसको लेकर रायबरेली की जनता में भी अच्छा खासा उत्साह है। लेकिन राजनीतिक दलों का अपना क्या ओहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिससे अपने प्रत्याशी किसी दल ने अभी घोषित नहीं किए हैं। रोहित सोनी जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा है, उसके बाद भी लोगों में एक माहौल सा है, तैयारियां जोरों पर, क्या कहें? तैयारियां तो जोरों पर चल रही हैं। रायबरेली में देखिए बैरिकेडिंग वगैरह भी हो गई है, लेकिन यहाँ तो भी प्रत्याशी ही घोषित नहीं है। तो इस विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द भाजपा शायद सोच रही है कि कौन कांग्रेस से आ रहा है, यही विचार कर रही है कि पहले कांग्रेस का प्रत्याशी आवे फिर भाजपा का उतारे। देखा जाए तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस सोच रही है कि भाजपा वाले उतारे तो फिर कांग्रेस आए। कांग्रेस देखिए यहाँ लड़े कोई भी, प्रियंका जी शायद लड़ सकती हैं और प्रियंका जी चुनाव जीतेंगी, कांग्रेस ही चुनाव यहाँ से जीतेगी। एक मुद्दा है यहाँ का हाईवे का जो बंद पड़ा हुआ है, शायद आप भी जानते हैं, वो कितना नुकसान देगा भाजपा को, कितना लाभ देगा? देखिए, व्यापारियों के लिए बड़ी जटिल समस्या है। भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इस पुल का उद्घाटन किया और पुल बनने के बाद लगभग 4 से 5 महीने के अंदर पुल टूट गया और 6 महीने में आवागमन को बंद कर दिया गया।
ये हवाला दिया गया कि पुल टूट गया, जबकि पुल में दरारें आई थी। पुल को हवाला देते हुए पुल को आधा काट दिया गया है, न पुल बनाया गया है, न आम जनमानस और व्यापारी समुदाय की समस्याओं का निराकरण किया गया है। नेताओं को जरा चेतना होगा कि व्यापारी जब करवट बदलता है तो देश की सरकारें बनती हैं और देश की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। अगर व्यापारी नाराज होगा तो अर्थव्यवस्थाएं पलट जाएंगी, और कई बार इन व्यापारियों ने अपने दामन को खोलकर दिखाया है कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। लेकिन व्यापारियों का जाम, लालगंज का जाम, व्यापारियों का व्यापार टूटना, ये कष्ट का विषय है। नेताओं को चेतना होगा। यहाँ पर जो व्यापारी हैं, मंडी के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि इस तरीके से यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर बेरोजगारी के लेकर बात कर ली जाए तो बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ पर बेरोजगारी जैसे है कि यहाँ पर दुकानें आ गई हैं, जो कम से कम वो चबूतरे पर जो दुकानें मंत्री जी बनवा रहे हैं, ये कम से कम 150 फट्टाधारी को कम से कम रोजी रोटी चली जाएगी। ये ले हम एमएलसी साहब से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि जो खाली स्थान मंडी समिति में पड़े हैं वहां बनवाने की कृपा करें। क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए? यहाँ पर सांसद कौन बनना चाहिए? सरकार तो भाजपा की आनी चाहिए। भाजपा की। ऐसा क्यों? अरे विकास किसानों के हित में कार्य कर रही है, व्यापारी के हित में कार्य कर रही है। अभी देखा जाए तो पता चला है कि एम्स भी कांग्रेस की देन है, रेल कोच कारखाना भी कांग्रेस की देन है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की तो देन है। यहाँ से जो है 70 साल के जो है कांग्रेस से यहाँ के जो है सांसद होते थे, सोनिया गांधी होती थी, तो भाई जो उन्होंने विकास कराया है, उस मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अब जनता के हाथ में है, जनता क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। लेकिन फिलहाल हमारे जो निगाह से अगर देखा जाए कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ज्यादा बेटर रहेंगे, लोकल के हैं जिले से। एक आखिरी सवाल, अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आती हैं, जो कि उनका पहला चुनाव है, और उनके सामने क्या ब्राह्मण चेहरा अच्छा रहेगा या फिर पूर्व प्रत्याशी रहेंगे? नहीं, ब्राह्मण चेहरा तो हाँ, ब्राह्मण चेहरा भी आ सकता है, लेकिन जो वोटर है, जो मतदाता है, वो पसंद नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा योगी सरकार है, मंत्री बनाया है एमएलसी को, तो इसलिए एमएलसी ही आए दिनेश प्रताप सिंह, और चुनाव वही जीतेंगे। किसी ने कहा भाजपा तो किसी ने कहा कांग्रेस। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर रायबरेली जनपद में जो सांसद का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, उस पर लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं की है किसी भी पार्टी ने। तो अब देखना है कि प्रियंका गांधी के सामने भाजपा किसको उतारती है। कैमरा पर्सन के साथ अजय प्रताप सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, रायबरेली। लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बिसात बिछाकर बैठी है। कहीं जाति समीकरण के चौसर की चाल चली जा रही है, तो कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए हावी होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व पर जनता किसको ताज पहनाएगी और किसे करेगी निराश, ये आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि इस बार किन किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। ये जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश की 56वीं लोकसभा सीट बहराइच। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। हम खड़े हैं इंडो नेपाल सीमा की इस सीमा पर स्थित बहराइच में, जिसे ब्रह्मा की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर अक्षयवर लाल गौड़ सांसद हैं वर्तमान, और उनके बेटे को इस बार टिकट मिला है भाजपा से चुनाव के लिए। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमेश गौतम को टिकट दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज हम लोग से जानेंगे कि यहाँ का समीकरण क्या है, बहराइच का मतदाता किस मुद्दे को लेकर वोट करेगा। सर, अब मुद्दे देखिए, मुद्दे तो गायब है चुनाव से। चुनाव में जो मेन मुद्दे होते हैं, महंगाई होता है सर, बेरोजगारी होता है। तो बेरोजगारी सर, महंगाई की बात कीजिए तो भी अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल सर देते हैं, जैसे 400 रुपए में सिलेंडर सर आता था, उसी मुद्दे पे सर जो है एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद दोबारा पलट के किसी ने हालचाल नहीं लिया कि सिलेंडर अब आज किस रेट में है वर्तमान में। सर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया सर, जो है जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट इफेक्टिव होता है, इससे जो है क्या कहते हैं सारी अर्थव्यवस्था सर समझ लिए चलती है। बहराइच में क्या कमी है, क्या लगता है बहराइच में क्या होना चाहिए? सर बहराइच में सबसे पहले तो जो है कोई
ऐसा एक विश्वविद्यालय कोई अच्छा कायम होना चाहिए यूनिवर्सिटी एक बड़ी। 10 साल हो गए सर इस गवर्नमेंट को, इस मुद्दे को, एक पिछड़ा जिला है और यहाँ पे एक अच्छे लेवल का एक यूनिवर्सिटी कायम होती कि जिसमें जो है क्या कहते हैं अच्छे कोर्सेज होते, जिसमें जो है क्या कहते हैं यहाँ से लोग जाते हैं लखनऊ और कहाँ कहाँ दूर दूर, और जिनके पास सर नहीं है पैसा, जो गरीब हैं उनके लिए तो कम से कम अपने करीब के जिले में जो भी सुविधाएं मिल सकें। तो यहाँ के नेताओं को इन सब चीजों की ओर सोचना चाहिए था कि हाँ क्या करें क्या ना करें। सर 10 साल एक लंबा वक्फा होता है सर, 5 साल जो है क्या कहते हैं कि बाद ये चुनाव आता है। 5 साल हम लोग बैठ के इंतजार करते हैं कि कोई अच्छी एक जो है क्या कहते हैं सोच के साथ में कोई एक नया विकास का मुद्दा लेके सरकार आएगी गवर्नमेंट, और वो हमको जो है सपने दिखाती है सर अच्छे अच्छे, और उसके बाद में सर वही चुनाव हो जाता है और सब गायब हो जाते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम है रऊफ अली। किस मुद्दों को लेकर इस बार जो है मतदाता बहराइच का वोट करेगा? मुझे लगता है आज़ादी के बाद से इस देश में मुद्दा तो एक ही रहा है। जब भी कोई भी गवर्नमेंट आई, कोई भी इलेक्शन आया, तो लोगों ने कहा विकास, अच्छे काम, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं ये तो हम और आप खुद ही जानते हैं, आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। और रहा सवाल इस शहर का, तो हमारे शहर में देखिए कुछ चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई फैसिलिटीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है, बल्कि उसकी हालत बहुत खराब है। क्या नाम है भाई साहब? विशाल कुमार। क्या लगता है आपको? और सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। आज जो युवा रोजगार के हकदार बन रहे हैं, आज उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो उम्र से बेउम्र होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है। फिर हमारी कनेक्टिविटी जो रेल की होनी चाहिए लखनऊ से बहराइच से लखनऊ के लिए, वो नहीं है। वो भी हो जाए तो वो सबसे अच्छा अपना विकल्प हो जाए। जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनको व्यापार में भी बहुत सहायता मिलेगी। जैसे अभी आपका गोंडा से लखनऊ 50 रुपये भाई साहब ने बताया है, वही चीज़ यहाँ से भी हो जाए। आज बस का किराया करीब 200 रुपये है, तो कम से कम कुछ जेब पे हम लोग के असर पड़ेगा। क्या नाम भाई साहब? सलमान सिद्दीकी। इस बार बदलाव के लिए वोट डाला जाएगा, क्योंकि मौका देकर देखा जा चुका है और मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जो सिलेंडर जो है 70 साल में 400 में हुआ था, वो 10 साल में 1200 में हो गया है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए लोगों को महंगाई दिख नहीं रही, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो नेता लोग हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो बाहर पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे जो है रैलियों में जाते हैं झंडा लेकर। तो ये आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ख़राब होने वाला है, उसके लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है अनिल जी, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जनता के जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता के सबसे बड़े मुद्दे यही हैं। सरकारें बात तो करती हैं लेकिन फ्रंट पे होता कुछ नहीं है। ये आपने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है। सड़कें बनी हैं बाहर की, आप बहराइच के अंदर का हाल देख लीजिए। अगर 1 किलोमीटर आपको शहर के अंदर जाना है, 1 लीटर पेट्रोल लगेगा। गरीब आदमी कहाँ से एफर्ट करेगा? इतना कंजेस्टेड है, इतनी समस्याएं हैं। किसान की बात कर लें तो आप देखिए, जितने भी किसान की ज़मीन है चारों तरफ से तार लगे हुए हैं, फिर भी किसान का बचता कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तमाम सारे बजट आते हैं, पैसा खर्चा होता है जानवर के चारा के लिए, उनको बंद करने के लिए, लेकिन असल में है क्या? रोज मौतें होती हैं, डेली मौतें होती हैं, शहर के अंदर भी शहर के बाहर भी, जानवरों की वजह से। इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। कागजी क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या जरूरत क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये यहाँ पर जो हमने देखा, हमने बात की, लोगों से जाना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो कनेक्टिविटी को लेकर है। बहराइच से लखनऊ राजधानी को जोड़ने के लिए कोई ट्रेन सुविधा अभी नहीं मौजूद है। इसको लेकर जो है यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ से कम जरवल तक जो है जुड़ जाए, वो वहाँ से फिर लखनऊ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुछ फैक्ट्रियाँ लग जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। स्वराज एक्सप्रेस के लिए तारिक अहमद, बहराइच। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में मौसम के साथ ही सियासी पारा गर्म है। दुनिया की निगाहें एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस पर टिकी है। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से चुनाव लड़ना है और एक इतिहास दोहराने की बारी है। वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान 7वें चरण में है। इस बार पीएम मोदी के निशाने पर 3 रिकॉर्ड हैं। बतौर प्रधानमंत्री नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से लगातार 3 चुनाव जीते थे।
जबकि इंदिरा ने भी रायबरेली से 3 चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन हैट्रिक नहीं लगा पाई थी। प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को उतारा है, जबकि बसपा ने पूर्व पार्षद सैयद नियाज अली को प्रत्याशी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वाराणसी सीट से नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं। यदि इस बार चुनाव जीतते हैं तो वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो एक ही सीट से 3 बार सांसद चुना गया हो और तीनों बार देश का प्रधानमंत्री बना हो। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से 3 बार चुनाव जीते थे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा रिकॉर्ड यह भी बन सकता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल वोट का 66% से अधिक वोट पाते हैं तो वह 1977 में चंद्रशेखर के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। देश दुनिया की नजरें वाराणसी पर लगी हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस के अजय राय क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर टीकमगढ़ पहुंचे, जहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न आसमान छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न धरती छोड़ी, न ही पाताल छोड़ा। इन लोगों ने तीनों लोक में घोटाले किए। 10 साल पहले आप ही कहा करते थे कि यह तो राजनीति में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। निराशा का वातावरण हमेशा व्याप्त रहता था, कुछ नहीं बदलने वाला है। आज वही भारत का सामान्य मानवी ये कहने लगा है कि देश बदल गया है और देश विकसित के रास्ते पर चल पड़ा है। राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बताओ भैया, बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र सिंह जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, के कविता जेल में है कि नहीं है? ये आधे बेल पर है और आधे जेल में है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के दूसरे चरण की फाइट अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पक्की करने प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थमने से ठीक पहले 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति की सभा में कहा कि 60 साल तक एक परिवार ने खुद या रिमोट से सरकार चलाई है। कांग्रेस के नेता सिर्फ तिजोरी भरते रहे, भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित कराया है। हिंदुस्तान के देशवासी ही मोदी का सुरक्षा कवच है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर
देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे। फिलहाल के लिए लोकतंत्र के महासमर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।